पूस की रात थी और ठंड इतनी थी कि हड्डियों के अंदर तक सिहरन दौड़ जाए। आसमान एकदम साफ था, लेकिन जमीन पर घना कोहरा छाया हुआ था। ये कोहरा धुएं की तरह नहीं, बल्कि सफेद चादर की तरह था, जो रामपुर गांव से शहर को जोड़ने वाली कच्ची सड़क पर बिछा हुआ था। इस सुनसान और डरावने रास्ते पर दो साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये दोनों बिरजू और माधव थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और पास के गांव सोनपुर के मेले से वापस अपने गांव लौट रहे थे। बस छूट जाने के कारण उन्हें पैदल ही जंगल के रास्ते घर लौटना पड़ रहा था। अरे माधव, पैर जरा जल्दी बढ़ा, ये टॉर्च कभी भी बंद हो सकती है। और तुझे तो पता है ना, ये इलाका ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हम ये पेपरिया वाला जंगल पार कर लें, उतना ही अच्छा है। भाई बिरजू, तू तो ऐसे भाग रहा है जैसे रेस लगी हो। मेरी टांगे जवाब दे रही हैं यार। सुबह से चल रहे हैं, थोड़ी देर कहीं सुस्ता लें क्या? उस पुराने बरगद के नीचे बैठ जाते हैं 2 घड़ी। बिरजू आगे चल रहा था। उसका शरीर गठीला था और वो स्वभाव से थोड़ा निडर था, या कम से कम निडर दिखने का दिखावा करता था। उसके ठीक पीछे माधव चल रहा था। माधव दुबला पतला था और स्वभाव से बेहद डरपोक। दिमाग खराब है तेरा? यहां रुकने का मतलब जानता है? बड़े बूढ़े कहते हैं कि पिपरिया के जंगल में रात को रुकना मना है। यहां हवा भी अपना रास्ता बदल लेती है, और तू बरगद के नीचे बैठने की बात कर रहा है। चुपचाप चलता रहे, बस 2 कोस का रास्ता और बचा है। बिरजू की डांट सुनकर माधव चुप हो गया, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। जंगल अब और घना होता जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बबूल और शीशम के पुराने पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां कोहरे में किसी राक्षस के हाथ जैसी लग रही थीं। कहीं दूर से किसी सियार के रोने की आवाज आई। बिरजू, ये सियार नहीं है। ये रोने की आवाज सियार की नहीं लगती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी रो रहा हो या कोई बच्चा। तू और तेरे ये वहम। सियारी है भाई। रात को जंगल में जानवर नहीं बोलेंगे तो क्या भजन गाएंगे? तू बस मेरे कदमों की आवाज सुन और नीचे देखकर चल। इधर उधर देखेगा तो डर लगेगा ही। दोनों फिर से चलने लगे। टॉर्च की रोशनी अब टिमटिमाने लगी थी। कभी तेज होती तो कभी एकदम मध्यम पड़ जाती। कोहरा इतना घना हो गया था कि अब उन्हें अपने पैरों के अलावा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे किसी अंतहीन सफेद गुफा में चल रहे हैं। तभी उन्हें आगे रास्ते के किनारे एक पुराने और टूटे हुए मील के पत्थर के पास कोई परछाई दिखाई दी। क्या हुआ? रुक क्यों गए? चुप रह, सामने देख, वहां कोई बैठा है। माधव ने बिरजू के कंधे के ऊपर से झांक कर देखा। टॉर्च की मरती हुई रोशनी में उन्हें दिखा कि रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। उसने एक मैली कुचैली धोती पहन रखी थी और ऊपर एक पुराना कंबल ओढ़ रखा था। वो अपने दोनों हाथों से एक बड़ी सी पोटली को पकड़े हुए था और सुबक रहा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और वो लगातार हिल रहा था, जैसे रो रहा हो। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को इस घने जंगल के बीच सुनसान रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी अकेला क्या कर रहा है? ये बात किसी भी तरह से सामान्य नहीं थी। बिरजू, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चल वापस चलते हैं या फिर दौड़ लगा देते हैं। इससे बात मत करना। मेरी दादी कहती थी कि जंगल में कोई अनजान मिल जाए तो उसे टोकना नहीं चाहिए। अरे चुप कर, देख तो सही। बेचारा कोई मुसीबत का मारा लगता है। हो सकता है किसी गांव का हो, रास्ता भटक गया हो। इंसानियत भी कोई चीज होती है या नहीं? बिरजू ने अपने डर को दबाया और गला खंखार कर उस आकृति की ओर बढ़ा। माधव ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे खिसका। जब भी उस बूढ़े के थोड़े करीब पहुंचे तो बिरजू ने आवाज दी, काका, ओ काका, इतनी रात गई यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है? बिरजू की आवाज सुनते ही उस बूढ़े का रोना बंद हो गया। एक पल के लिए वहां भयानक सन्नाटा छा गया।
फिर धीरे धीरे उस बूढ़े ने अपनी गर्दन घुमाई। वो दिखने में बहुत कमजोर और लाचार लग रहा था। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मेरा गला सूख गया है और ये पोटली ये बहुत भारी है, मैं इसे उठा नहीं पा रहा। पानी तो हमारे पास भी नहीं है काका, बोतल खाली हो गई है। लेकिन आप हो कौन और जाना कहाँ है आपको? मैं पास के रामपुर गांव का हूँ। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, कहा जंगल में जाकर मर जा। मैं रास्ता भटक गया हूँ बेटा, मुझे बस मुख्य सड़क तक पहुँचा दो। मेरी आंखों से अब कम दिखता है, इस कोहरे में तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। बूढ़े की बात सुनकर बिरजू का दिल पसीज गया। उसे लगा कि माधव बेकार में ही डर रहा था। ये तो बस एक सताया हुआ बुजुर्ग है। बिरजू ने अपनी टॉर्च माधव को थमाई और आगे बढ़कर बूढ़े के पास गया। अरे काका, ये तो बड़ा जुल्म हुआ। कोई बात नहीं, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। आप उठिए, हम आपको सड़क तक छोड़ देंगे। लाइए, ये पोटली मुझे दे दीजिए। बिरजू, रहने दे भाई, पोटली मत ले। हम बस इन्हें रास्ता बता देते हैं, हमें देर हो रही है। तू चुप रह माधव, देख नहीं रहा इनकी हालत। काका, आप उठिए। बूढ़े ने बिरजू का सहारा लिया और खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, माधव ने गौर किया कि वो बूढ़ा कद में उम्मीद से ज्यादा लंबा था। बैठा हुआ वो छोटा लग रहा था, लेकिन खड़े होने पर वो बिरजू से भी एक सिर ऊंचा था। और एक अजीब बात थी, उस पोटली में से एक अजीब सी सड़ान धा रही थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। लेकिन बिरजू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने पोटली अपने कंधे पर टांग ली। पोटली उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी। बाप रे काका, इसमें क्या पत्थर भरे हैं? बहुत वजन है इसमें। बस जिंदगी भर के पाप और कुछ यादें हैं बेटा, बोझ तो होगा ही। अब वे तीन लोग चलने लगे। बिरजू पोटली उठाए आगे, उसके पीछे वो बूढ़ा और सबसे पीछे डरता कांपता माधव। टॉर्च की रोशनी अब और भी कम हो गई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़े ने अचानक बाईं ओर इशारा किया, जहां झाड़ियों के बीच एक पतली सी कांटों भरी पगडंडी जंगल के अंदर जा रही थी। बेटा, उस रास्ते से चलो, वो शमशान के पास से होकर जाता है। वो छोटा रास्ता है, मुख्य सड़क वहां से जल्दी आ जाएगी। नहीं नहीं काका, वो रास्ता बंद है। गांव वाले कहते हैं उधर कोई नहीं जाता। हम सीधे रास्ते से ही जाएंगे। बिरजू, इनकी बात मत मान, सीधा रास्ता ही सही है। माधव काका बुजुर्ग हैं, इन्हें रास्ते का ज्यादा पता होगा। और वैसे भी मेरे कंधे दुखने लगे हैं इस पोटली से। अगर शमशान वाले रास्ते से जल्दी पहुंचते हैं तो वही सही है। हाँ बेटा, अपने दोस्त को समझाओ, डरे नहीं। शमशान में तो मुर्दे रहते हैं, वो क्या बिगाड़ेंगे। असली डर तो जिंदों से होना चाहिए। चलो, मुड़ जाओ। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। बिरजू को लगा जैसे वो जो कह रहा है वही सच है। बिरजू ने बिना सोचे समझे मुख्य रास्ता छोड़ दिया और उस कांटों भरी कोहरे से ढकी पगडंडी पर मुड़ गया। माधव वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पक्का यकीन था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुख्य रास्ता छोड़ना मतलब जंगल के पेट में समा जाना। बिरजू, रुक जा, मत जाम ढार। आजा माधव, डरपोक कहीं के, हम 10 मिनट में गांव पहुंच जाएंगे। माधव के पास कोई चारा नहीं था। वो अकेला वहां खड़ा नहीं रह सकता था। वो दौड़कर उनके पीछे गया। जैसे ही वे उस पगडंडी पर आगे बढ़े, जंगल का माहौल बदल गया। वहां ठंड और भी ज्यादा थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और सबसे भयानक बात, झींगुरों और जानवरों की आवाजें अचानक बंद हो गई थीं। एक मुर्दा शांति छा गई थी। चलते चलते करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन सड़क नहीं आई। रास्ता और भी घना और पटिया होता जा रहा था। बिरजू, आधा घंटा हो गया। काका ने कहा था छोटा रास्ता है, अब तक तो गांव आ जाना चाहिए था। हम गलत आ गए हैं। देख, ये पेड़, ये वही पेड़ है
जिसे हमने 10 मिनट पहले पार किया था। बिरजू रुका। उसने टॉर्च घुमाकर पेड़ को देखा। माधव सही कह रहा था। ये एक सूखा हुआ पेड़ था जिसकी तनी हुई डाल पर एक पुराना कपड़ा लटक रहा था। उन्होंने इसे पहले भी देखा था। इसका मतलब वे गोल गोल घूम रहे थे। बिरजू को अब पहली बार घबराहट महसूस हुई। उसने पोटली को जमीन पर रखा और पसीना पोंछा। काका, ये क्या चक्कर है? रास्ता कहाँ है? हम तो गोल घूम रहे हैं। बिरजू ने मुड़कर बूढ़े को देखा, लेकिन वहां जो दृश्य था उसने बिरजू के पैरों तले जमीन खिसका दी। बूढ़ा वहां खड़ा था, लेकिन अब वो लाचार नहीं लग रहा था। वो सीधा तना हुआ खड़ा था। कोहरा उसकी टांगों के पास लिपटा हुआ था। रास्ता तो कब का पीछे छूट गया बेटा। अब तो तुम मेरे इलाके में हो। क्या मतलब? मजाक मत करो काका, बताओ सड़क किधर है? मुझे प्यास लगी है बिरजू। मैंने पानी मांगा था, तुमने दिया नहीं। अब मुझे भूख भी लग रही है। बूढ़े ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। टॉर्च की मध्यम पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। माधव के मुंह से चीख निकल गई। उस बूढ़े का चेहरा बदल रहा था। उसकी झुर्रियां गायब हो रही थी और खाल खिंच रही थी। उसकी आंखें जो पहले धसी हुई थी अब अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। और उसके पैर। माधव ने अपनी टॉर्च नीचे की। बूढ़े के पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था और उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मेरी मदद की तुमने। बहुत अच्छे दोस्त हो तुम। अब मेरा एक और काम कर दो। मुझे इस जंगल से बाहर नहीं जाना। मुझे तो बस नए साथी चाहिए थे। बरसों से अकेला हूं यहाँ। छलावा ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ रबड़ की तरह लंबा होता चला गया और बिरजू की गर्दन की तरफ लपका। माधव, टॉर्च बंद कर और भाग। आंखों में मत देखना इसके। बिरजू ने झटके से नीचे झुककर एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस साए की तरफ दे मारा। पत्थर उस साए के आर पार निकल गया, जैसे वो धुएं का बना हो। लेकिन इससे उन्हें भागने का एक मौका मिल गया। बिरजू ने माधव का कॉलर पकड़ा और उसे खींचते हुए झाड़ियों के बीच बेतहाशा दौड़ने लगा। दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, बस उस हंसी और उस शैतान से दूर भागना था। लेकिन छलावा इतनी आसानी से शिकार को जाने नहीं देता। जंगल उनका घर था और बिरजू और माधव अब उस घर के कैदी थे। जैसे ही वे दौड़ रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल के पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं और रास्ता उन्हें बार बार उसी सूखे पेड़ के पास ला रहा है जहां वो छलावा खड़ा मुस्कुरा रहा था। डर और बदहवासी में दोनों बेतहाशा दौड़ रहे थे, लेकिन जंगल का वो हिस्सा किसी भूल भुलैया में बदल चुका था। वे जितना तेज भागते उतनी ही जल्दी वे वापस उसी सूखे पेड़ के पास पहुंच जाते जहां वो कंकालों वाली पोटली पड़ी थी। छलावा अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी हंसी हर तरफ से आ रही थी, पेड़ों के ऊपर से, जमीन के नीचे से और हवा के झोंकों से। अचानक घने कोहरे ने एक दीवार जैसा रूप ले लिया। बिरजू और माधव का हाथ एक दूसरे से छूट गया। बिरजू कहाँ है तू? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा हाथ पकड़ ले भाई। मैं यहीं हूं माधव, इस तरफ आ। मुझे रास्ता मिल गया है, जल्दी आ। माधव उस आवाज के दिशा में दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे अपने ठीक पीछे से बिरजू की आवाज सुनाई दी। माधव, उधर मत जा। वो मैं नहीं हूं, मैं यहां हूं, तेरे पीछे। माधव का दिमाग सुन्न पड़ गया। एक बिरजू आगे से बुला रहा था और एक पीछे से। यह छलावे का मायाजाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली दोस्त कौन है और मौत कौन। वो वहीं ठटक कर खड़ा हो गया, कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उधर बिरजू को लगा कि माधव उससे आगे निकल गया है। उसे धुंध में माधव की आकृति दिखाई दी जो उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। बिरजू, यहां आ जा। देख, रास्ता यहां है। हम खेत के पास आ गए। बिरजू को राहत महसूस हुई। वो दौड़कर उस आकृति के पास पहुंचा।
लेकिन जैसे ही वो उसके करीब गया, उसने देखा कि वो माधव नहीं था। वो आकृति धीरे धीरे पिघलने लगी और वापस उसी लंबे भयानक बूढ़े के रूप में बदल गई। उसकी आंखें अब आग के गोलों की तरह धधक रही थीं और मुंह इतना बड़ा खुल गया था कि पूरा सिर समा जाए। तूने मेरी पोटली उठाई थी ना बिरजू, अब तू खुद उस पोटली का हिस्सा बनेगा। जो जंगल का बोझ उठाता है वो जंगल से बाहर नहीं जाता। नहीं, मुझे जाने दो, माधव बचाओ। बिरजू ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल की लताएं सांपों की तरह जमीन से निकली और बिरजू के पैरों में लिपट गईं। उसने छूटने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उन लताओं ने उसे कसना शुरू कर दिया। छलावा धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ बिरजू के चेहरे के पास आया। तेरा दोस्त तो गया, अब तू मेरे साथ खेलेगा। इसके बाद जंगल में सिर्फ एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर हड्डियों के टूटने की भयानक कड़कड़ आवाज आई। दूसरी तरफ माधव ने वो चीख सुनी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि माधव समझ गया कि अब बिरजू इस दुनिया में नहीं रहा। उसके आंसू बहने लगे, लेकिन उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। अगर छलावा पीछे पड़े तो चाहे आसमान फट जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे माफ कर दे बिरजू, मुझे माफ कर दे भाई, मैं नहीं रुक सकता। माधव ने अपनी मुट्ठियां भींची और पूरी जान लगाकर एक ही दिशा में दौड़ पड़ा। अब उसे बिरजू की आवाजें आ रही थीं। माधव, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वापस आजा माधव। ये आवाज इतनी असली थी कि माधव का कलेजा मुंह को आ गया। उसका मन हुआ कि पलटकर देख ले, लेकिन वो जानता था कि अगर वो पलटा तो उसकी गर्दन भी मरोड़ दी जाएगी। वो कांटों, झाड़ियों और पत्थरों की परवाह किए बिना खेतों की मेढ़ों पर अंधाधुंध दौड़ता रहा। उसके नंगे पैर छिल गए थे, कुर्ते की बाहें फट गई थीं। तभी उसे दूर कहीं एक टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी दिखाई दी और साथ ही कानों में गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वो गांव का सिवान था। हे भगवान, गांव आ गया, गांव आ गया। माधव ने अपनी बची खुची ताकत समेटी और एक आखिरी छलांग लगाकर जंगल की झाड़ियों से बाहर निकला। वो सीधे गांव के हनुमान मंदिर के चबूतरे पर जाकर गिरा। मंदिर की घंटी हवा से बज रही थी। जैसे ही वो पवित्र सीमा के अंदर आया, पीछे जंगल से आने वाली डरावनी हंसी और आवाजें एकदम से बंद हो गईं। वहां अब सिर्फ गायों के रंभाने और झिंगरों की आवाज थी। मंदिर के पास ही गांव के पुजारी पंडित दीनानाथ अपनी कुटिया से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने किसी के गिरने की आवाज सुनी। कौन है भाई? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, जंगल, वो छलावा बिरजू को खा गया, बिरजू को। इतना कहते ही माधव बेहोश हो गया। अगली सुबह जब माधव को होश आया तो वो अपने घर की खटिया पर था। पूरा गांव उसके आंगन में जमा था। माधव ने रोते रोते सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर सबकी रूह कांप गई। दोपहर में गांव के मुखिया, कुछ पहलवान और माधव, जिसे सहारा देकर ले जाया गया, लाठियां और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उसी रास्ते पर गए। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखों में खौफ तैर गया। उसी सूखे पेड़ के नीचे जहां उन्होंने उस बूढ़े को देखा था, वहां बिरजू की लाश पड़ी थी। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने गन्ने की तरह उसे निचोड़ दिया हो। उस चेहरे पर भयानक डर जमा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, बिरजू के कंधे पर वही सड़ी गली पोटली बंधी हुई थी जिसे वो कल रात उठाना चाहता था, लेकिन अब वो रस्सी से नहीं बल्कि बिरजू की अपनी अंतड़ियों से उसके शरीर से बंधी थी। बिरजू भाई, ये क्या हो गया तलिए? मत छूना उसे, ये अब साधारण लाश नहीं है। बिरजू छलावे का शिकार हुआ है। तुम खुशनसीब हो माधव जो बचकर आ गए। लगता है तुम्हारे पुरखों का पुण्य काम आ गया।
बिरजू का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन माधव फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। वो बच तो गया था, सही सलामत घर भी पहुंच गया था, लेकिन अब हर कोहरे वाली रात में जब हवा चलती है तो माधव अपने घर का दरवाजा और खिड़की कसकर बंद कर लेता है। कहते हैं आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में माधव को अपनी खिड़की के बाहर से बिरजू की वही आवाज सुनाई देती है, माधव पोटली बहुत भारी है भाई, थोड़ी मदद कर दें। और माधव जानता है कि वो बिरजू नहीं, वो आज भी वही छलावा है जो नए साथी की तलाश में है।